नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा में अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए और भारी विरोध किया। सरकार का ये प्रयास है कि इन परिवार को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार ने प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना की जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सामूहिक प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85 लाख गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश एचीव स्टेट बना हुआ है। 15 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9,57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,52 लाख नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2,28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,08 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित उत्सव 2024 25,12,000 दीप प्रज्वलित कर पुनः दर्ज कराया। कृषि निवेशों में किसानों को देय अनुदान के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर कहा कि यह सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। राज्यपाल महोदया ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों का भी यही मांग था कि इस झूठे भाषण को न पढ़ा जाए। देखिए, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा और वो फिर बीच में चली गई। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर खुद को जंजीरों में बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए लोग डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भारतीय प्रवासी को हथकड़ियों में निर्वासित न किया जाए। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रंप साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया जाता है? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में न आए।
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने महाकुंभ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि शायद विपक्ष तलाश रहा है कि महाकुंभ में कोई दुर्घटना घट जाए। अगर सरकार किसी चीज को कुछ देर के लिए रोकती है तो यह व्यवस्था का ही एक भाग है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था। केवल 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आए थे, लेकिन कितनी अव्यवस्थाएं थी उस दौरान। देखिए, उनको कुंभ में कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। हमको लगता है विपक्ष शायद तलाश रहा है कि कोई दुर्घटना घट जाए। अगर सुव्यवस्था बनाने के लिए कोई नीति का नियोजन किया जाता है, संगम की तरफ से लोग एक साथ ना जाएं, सरकार इसके लिए कोशिश तो करेगी ना। अगर रास्तों का डायवर्जन करती है, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोकती है, तो ये व्यवस्था का एक पार्ट है। और शायद इसीलिए इतनी सफलता के साथ आज 54 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मैं कहूंगा कि विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तो उन्होंने कितना क्या कर दिया था। 4, 5, 6 करोड़ लोग केवल 4 करोड़ आए थे और उनमें भी कितनी अव्यवस्थाएं आई थी। गंदगी का अंबार लगा हुआ था, कोई साधन पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। आज आप एक जगह में बता दें, 1 मिनट में कहीं आग लगी है तो 5-7 मिनट के अंदर वो बुझ भी गई है। आज व्यवस्था का जो आकस्मिक जो कहना चाहिए संकट के निदान की व्यवस्थाएं हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। और अगर आप जैसे दिल्ली की घटना घटी, निश्चित रूप में ये दुखद घटना थी। भगदड़ मची एक जगह, तो वो भी दुखद घटना थी, लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल किया गया। अब आप ये मानकर चलें कि अगर 10 लोगों की बैठने की जगह है, उसमें 20 लोग आकर बैठेंगे, तो आप उन व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करेंगे। ये आपदा प्रबंधन का ही एक मुख्य अंग है। और बड़े सहानुभूतिपूर्वक, बड़ी संयम के साथ में जो व्यवस्था से लगे लोग हैं, उन्होंने इस पर नियंत्रण किया है। और अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ महाकुंभ का ये जो महामेला है ये बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि 26 फरवरी तक ये सुचारू रूप से संपादित हो, इसके लिए सभी को सरकार ने भी कहा है कि आप इत्मीनान से आइए। अभी 26 फरवरी तक का वही लाभ, वही मिलना है, पुण्य मिलने वाला है। जहां स्थान मिले वहीं स्नान करिए और भगदड़ या धक्का मुक्की से बचे। और सरकार ने शायद इसीलिए एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाने का प्रबंध भी किया है। और लोगों को सुविधा मिल सके इसलिए थोड़ी दूर पर वाहनों को रोका गया है। इसका मतलब ये नहीं, लोग तो आप जो कह रहे हैं कि लोगों को 5 किलोमीटर चलना पड़ा या 4 किलोमीटर चलना पड़ा, वो हिंदू धर्म को ही नहीं जानते। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप अगर देखोगे तो लोग सैकड़ों किलोमीटर पद यात्रा नंगे पैर चलकर आकर तब भगवान भोले बाबा को अपना वो जल चढ़ाते हैं। यही धर्म है, सनातन की यही विशेषता है। तो इसलिए उनको कष्ट नहीं है और मैं समझता हूं उनकी सुविधा के लिए सरकार सारे प्रयत्न कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के भुरकुंडा की बात करें। भुरकुंडा के सेंट्रल सौदा स्थित केसी सयाल 10+2 में एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण छात्र परेशान है, उनके परिजन परेशान रहे। छात्र सौरभ कुमार ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह सब हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मां बहुत परेशान हैं। छात्र के पिता ने डीसी को पत्र भी लिखा है। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं टीचर हूँ। मेरे साथ मेरा 12th क्लास का एग्ज़ाम स्टार्ट है और मेरा अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। और सर लोग को बोलते हैं, कभी वो लोग दौड़ा रहे हैं, कम से कम 4 दिन से 5 दिन से दौड़ा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अभी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो हम पहुंचवा देंगे घर, चाहे हम फ़ोन कर लेंगे। फिर पापा भी गए एक दिन, तो पापा को भी 2 घंटा बैठा कर रखे, बोले कि ठीक है आप बैठिए, हम ढूंढ के दे रहे हैं। फिर पापा को बोले कि अभी भी नहीं मिल रहा है तो आप घर चले जाइए, हम ला के पहुँचा देंगे। फिर हम गए अगले दिन, तो मोनिका मैम के पास गए, तो मोनिका मैम को बोले कि मैम मेरा एडमिट कार्ड चाहिए। तो मोनिका मैम चेक की कॉपी में, बोली मैम कि तुम्हारा तो फॉर्म नहीं भरा हुआ है। हम बोले मैम तो पापा तो पैसा दे दिए थे ना, तो मेरा फॉर्म क्यों नहीं भरा हुआ है।
मैम बोलती है कि नहीं, मेरा तो ऑफलाइन करने का काम था, प्रतीव सर और संजीत सर जानते हैं, तो वो लोग से पूछो तुम जाकर। तो हम गए प्रिंसिपल सर के पास। प्रिंसिपल सर के पास गए तो वो बोले कि क्या मामला है। हम बोले सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। मैम के पास गए तो मैम बोल दिया कि सर लोग के जानते हैं, प्रिंसिपल सर जानते हैं, प्रतीव सर जानते हैं। तो वही तो वो बोले कि तुम्हारे पापा तो कल आए थे। तो पापा को प्रतीव सर क्या बोले, तो बोले हैं कि सर ऐसा ऐसा बोले कि आप कल आ जाइएगा, चाहे कल हम पहुंचवा देंगे आपके घर में। तो फिर प्रतीव उनको बोले कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं हो रहा, तो मेरा 1 साल ऐसी हो जाएगा सर, तो हम कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे अगर मेरा एडमिट कार्ड नहीं है तो सर बोलते हैं कि प्रतीव सर से बात करो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम बोले सर आपका फ़र्ज़ बनता है ना सर कि आप प्रिंसिपल है तो उनको आप बोलिएगा तब तो वो करेंगे ना। क्या नाम आपका? नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार। किस स्कूल से है? KKC 10+2 हाई स्कूल सियाल। मेरा नाम उदय माली हुआ। KKC हाई स्कूल सियाल 10+2 में हमारे बच्चे का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, एडमिशन करवाया था। 11th से लेके ये 12, 23 और 25 का सेशन था हमारे बच्चे का। 25 के लिए आज से उसका एग्ज़ाम शुरू था, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण हमारा बच्चे का 1 साल बर्बाद हुआ। और यूँ कहें कि इसका माने पढ़ाई का लाइफ जो वो अधर में पड़ गया स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण। तो बार बार पिछले 11 तारीख से मैं परेशान हूँ, सोमवार के दिन से 10 तारीख से, और आज तक हमें सिर्फ ये माने अधिकारी लोग जो हैं हेडमास्टर कलर पे टालते हैं। वहाँ की एक मोनिका मैम है वो प्रत्युष पे टालती है। माने एक दूसरे के मत्थे जो है ये लोग माने मामले को मढ़ रहे हैं, है ना। और एडमिट कार्ड हमारे बच्चे को नहीं मिल सका, जिसके कारण आज से जो इसका एग्ज़ाम में बैठना था, पेपर होना था, ये नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं काफ़ी मैंने हतोत्साही हूँ। और मेरा बच्चा भी जो है कल से खाना पीना नहीं खा रहा। घर में सारे लोग जो है मैंने माँ बहन सब लोग चिंतित हैं 1 साल अब कैसे इसको रिकवर किया जाएगा। तो ये सरासर जो है स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है, और ये लोग जो है सिर्फ जो है बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ करना जानते हैं। आज के इनके कार्रवाई और रवैये से ऐसा महसूस हुआ मुझे। मोतिहारी में जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिला जन सुराज के जिला अध्यक्ष रामशरण यादव की अध्यक्षता में जिला संगठन और अनुमंडल सदर संगठन के सभी पदाधिकारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। हमारे दल ने तो ऑलरेडी फ्री बहुत सारी चीज़ कर दिया है। ये लोग जो है जो टुटपुंजिए नेता लोग हैं, ये लोग तरह तरह की स्कीम लगा के लोगों को फिर से धोखा देते हैं। वो माई बहन योजना हो चाहे और भी कोई योजना हो, आप लोगों को बैसाखी दे रहे हैं, आप लोगों को सशक्त नहीं कर रहे हैं, आप उनको बैसाखी दे रहे हैं। जन सुराज क्या कहती है, हर महिला, पहले तो हर युवा को जो 15 साल से बड़ा है उसको रोजगार देने की गारंटी हम दे रहे हैं। यहाँ बिहार में जिसको बाहर जाने का मन नहीं हो उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हर युवा को, चाहे वो महिला हो, लड़की हो, लड़का हो, हर रोजगार, हर आदमी को रोजगार दिया जाएगा। उसके अलावा महिलाओं को, जो ये माँ बहन स्कीम के बारे में आप कह रहे हैं, हर महिला को बैंकों से अपना रोजगार शुरू करने के लिए 4% सालाना पर ब्याज पर कर्जा मुहैया करवाया जाएगा। हर महिला को सशक्त किया जा रहा है, चाहे वो गांव में हो, छोटे कस्बे में हो, किसी को भी कोई रोजगार शुरू करना हो, बैंकों से छोटी मोटी पूंजी चाहिए, 4% सालाना पर ब्याज दिया जाएगा। ये है सशक्तिकरण। जो आप माँ बहन योजना, फलाना ढिमकाना योजना बनाते हैं, वो लोगों को बैसाखी देने का काम करते हैं। आप लोगों को नपुंसक बनाने का काम कर रहे हैं। ये लीडर लोगों को धोखा इसी तरह से 40 सालों से ये देते आए हैं। हमारे यहाँ कोई बैसाखी नहीं मिलेगी। सबके लिए सॉलिड नीतिगत व्यवस्था बनाई जाएगी। और टिकट वितरण का क्या पैरामीटर रहेगा? जगह से, हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को कहा गया है जो अपने आप को काबिल समझते हैं वो अप्लाई करें। हर जगह से अभी तक
243 सीटों के लिए 12,000 एप्लीकेशन आ चुके हैं। लास्ट डेट अभी भी 11 मार्च है। हर विधानसभा क्षेत्र से कम 10-15 कहीं से 60 लोगों ने अप्लाई किया है। अब उनमें से कैसे चूज करें कि सबसे काबिल, सबसे जनप्रिय कौन सा आदमी, कौन सी औरत है, इसका हमने एक तरीका अपनाया है, जिस प्रक्रिया को हम शुरू कर चुके हैं और उसका अंत जून के महीने में होगा। ये 3 महीने की लंबी प्रक्रिया है। पहले प्रखंडों से उनको चुना जाएगा, उनमें से फिर जिला लेवल पर उनको जांचा जाएगा, फिर जो सेंटर में चुनाव कमेटी बनी है वो चुनाव कमेटी फाइनली डिसाइड करेगी कि हर विधानसभा से कौन सबसे उचित, सबसे काबिल उम्मीदवार होगा। टिकट देने में महिलाओं को सुविधा मिलेगा? बिल्कुल मिल रही है। हमने तो ये वादा किया है कि 243 सीटों में 40 तो मिनिमम महिलाएं अवश्य होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार इन सभी के लिए अलग अलग अकादमियां बनाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। यह सदन केवल शुद्ध साहित्यिक और व्याकरण के विद्वानों के लिए नहीं है। अगर कोई हिंदी में धारा प्रवाह नहीं बोल सकता है तो उसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज या बुंदेलखंडी में भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। यह क्या बात हुई कि कोई भोजपुरी या अवधी न बोले और उर्दू की वकालत करे। उन्होंने कहा कि यह बहुत विचित्र बात है। समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में भेजेंगे और दूसरों के बच्चे को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने की सलाह देंगे जहां संसाधन भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हज यात्रियों के लिए आयोजित फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हिंदुस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं, जिसके लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। दिल्ली हज कमेटी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि फिटनेस ट्रेनिंग दी जानी भी ज़रूरी है हज यात्रियों को, ताकि वहां पहुंचकर उन्हें समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली हज कमेटी और पूरी टीम की सराहना करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से हज के लिए जाते हैं, तो उसका फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होता है। जो भी हज के लिए सिलेक्शन हुए हैं, सबका फिजिकली, मेंटली हर चीज से फिट रहे, ताकि अपना हज यात्रा पूरा करके आ सके। इसके लिए दिल्ली हज कमेटी आज भी सारे बच्चे और उनके चेयरपर्सन कौसर जहां जी और पूरे टीम ने बहुत अच्छा से ये अरेंजमेंट किया है। और दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में हज के लिए जाते हैं, और विशेष करके जो थोड़ा सा एजेड वाला है, 50 इयर्स प्लस, 60 ईयर प्लस है, उनके लिए थोड़ा सा ये फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग देना ये बहुत जरूरी है। और हालांकि हम लोग ने इस बार 65 इयर्स प्लस लोगों के लिए कंपेनियन का व्यवस्था हमने मैंडेटरी किया है। फिर भी इस तरह का थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, नहीं तो वहां पहुंच के सऊदी अरब में हज के समय में इस वक्त 55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जाता है। तो ये हिंदुस्तान में तो इतना गर्मी किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा गर्मी वहां होते हैं। ऊपर से ह्यूमिडिटी होते हैं, तो फील लाइक जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग और वाकातन मतलब चलने फिरने के लिए, जो थोड़ा सा मोबिलिटी के लिए ये अच्छा एक प्रैक्टिस है। और हज के समय में आपको पता है बहुत चलना होता है, वहां एक जगह से दूसरा जगह पैदल ही चलना होता है। तो इसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। मैं अपने जो दिल्ली हज कमेटी और उनके चेयरपर्सन सब टीम को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम किया। आगे बढ़ेंगे। राजनेता मनोज कुमार झा ने ज्ञानेश कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर कहा है कि 3 सदस्यों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जो चयन कमेटी के बारे में कहा कि चयन कमेटी है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भी भूमिका होती थी। यह लोकतंत्र की मिजाज के अनुरूप पारदर्शिता को असहज करता है। उन्होंने कहा कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से उम्मीद है कि लोकतंत्र बनाने वालों की जो मनोभावना थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, उस पर वे कायम रहे। 3 सदस्यों की जो कमेटी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस कमेटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। जाहिर तौर पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव नियंत्रण इलेक्शन कमीशन जैसी चीजों को एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए, जिसका काम है चुनाव आयोग का, ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे। और शेर व शायरी अगर सुनाए भी तो थोड़ा वजनी सुनाए, हल्की। बीपीएससी परीक्षा पर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने कहा कि यह आंदोलन 2.0 है, क्योंकि पिछले आंदोलन में सरकार का आरोप था कि आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है। यह आंदोलन जो हम कर रहे हैं, यह शुद्ध रूप से केवल छात्रों का आंदोलन है। 2.0 में हम कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। आज भी सारे बच्चे जा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल और शांतिपूर्ण ढंग से धरना करेंगे और पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए, और सरकार से भी कहते हैं, बीपीएससी से भी कहते हैं, आप भी रूल ऑफ इक्वलिटी का ध्यान रखिए। और यह आंदोलन 2.0 है। इसको हम लोगों ने 2.0 नाम इसलिए दिया है क्योंकि पिछला जो आंदोलन था उसमें सरकार का आरोप था कि इसमें राजनीतिकरण हो गया है। तो अब ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल रूप से, एकदम शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। हम शिक्षक एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखे,
बीच में कोई आके उनके भीड़ का गलत फायदा ना उठा ले। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी वो ओवरटेक कर रहे थे, वो बीच में घुस गए थे, जिसके कारण छात्रों को भी परेशानियां झेलना पड़ा। तो क्या इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी? इस बार हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज को एंट्री नहीं दिए हैं। ये शुद्ध रूप से हम छात्र और विद्यार्थियों लोगों का आंदोलन रहेगा और सरकार से भी विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए या फिर जो सेक्रेटरी सर हैं दीपक सर, इन दोनों लोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोगों के सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, री एग्जाम ले लीजिए। ये बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, इसकी जांच करा लीजिए और री एग्जाम करा लीजिए। अभी हम लोग के पास नए नए सबूत बहुत ज्यादा मात्रा में लग रहे हैं। अभी खगड़िया और भागलपुर के सेंटर पे क्वेश्चन पे टिक लगाकर वो पास ओवर कर रहे थे। वो अब जब सीसीटीवी इंचार्ज जो था उसने इसका विरोध किया तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार कहते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में थोड़ा बहुत ही तो होता ही है। इसके अलावा सिवान का एक कॉलेज है जिसका हम लोग नाम हाईकोर्ट में बताएंगे, उसमें ब्लू कलर का बेंच लगा हुआ है, लंबा सा हॉल है और उसमें 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। मोतिहारी का एक कॉलेज है जिसमें रूम नंबर 20 और 35 में वॉशरूम जाने के बहाने एक बच्चा उठता है और उसके जगह पे जो दूसरा बच्चा आता है वो दूसरा रहता है, चेंज हो जाता है, कैंडिडेट चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो बड़े बड़े धांधली हुई है इसकी जांच करा ले सरकार। और गया और नवादा के ना डीएम का कोई रिपोर्ट आया ना ट्रेजरी इंचार्ज का कोई रिपोर्ट आया जो इस बात की पुष्टि करता है कि जो हम लोगों ने आरोप लगाया था, जो सबूत ढूंढने में 2 महीना समय लगा, वो बिल्कुल सही सबूत था। आप कह रहे हैं कि धांधली हुआ है, लेकिन बीपीएससी तो कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। बीपीएससी ही मेन कल्प्रिट है। दुनिया का कौन चोर कहा है कि हम चोरी किए हैं? उस हिसाब से न्यायालय नहीं चलती है। हम लोग के पास प्रॉपर सबूत लग गया है। वो तो कहता था कि नॉर्मलाइजेशन का नोटिस भी नहीं देंगे, नोटिस दिया कि नहीं दिया? वो तो कह रहा था बापू परीक्षा परिसर वाले सब उपद्रवी हैं, दोबारा एग्जाम लिया, इतना झूठा है। कहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब 22 सेंटर पर दोबारा एग्जाम लेकर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया। इसका कोई इसकी मिली भगत है सब कुछ। आप 13 तारीख को परीक्षा लेते हैं उसमें 6% रिजल्ट होता है और 4 जनवरी को परीक्षा लेते हैं उसमें रिजल्ट हो जाता है 19%। हम लोग पे कितना केस मुकदमा किए, कितने एफआईआर किए, वकीलों का चक्कर लगा लगा के हम लोग परेशान है, कोर्ट का चक्कर लगा लगा के। और प्रशासन का यही रवैया रहा तो अब हम भी वकालत करने जा रहे हैं। अब अपना केस खुद लड़ेंगे। 5 गो 7 गो एफआईआर करके रख दिए हैं लोग। जिसको देखो एक उधर से नोटिस थमा देता है, कि इधर से नोटिस थमा देता है। राजनीतिक पार्टी वाले भी धमकी देने लगते हैं कि एफआईआर होगा। तो हम तो एक चीज देखे हैं, एफआईआर से हम लोग नॉर्मल साधारण व्यक्ति डर जाता है, लेकिन वकील लोग एफआईआर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो अब हम भी जा रहे हैं वकालत करने, क्योंकि सरकार का अगर यही रवैया रहेगा, आयोग का यही रवैया रहेगा तो डेली डेली उठाना रहेगा केस मुकदमा, तो उससे अच्छा कोर्टे में बैठ के आदमी अपना केस खुद लड़ेगा। अब आप शिक्षक के साथ साथ वकील भी बनेंगे? अब वकील बनने जा रहे हैं। हम अब डिसाइड कर दिए हैं कि अब इस साल से हम वकालत करने स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद धीरे धीरे, चूंकि वकालत बड़ा लंबा प्रक्रिया होती है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। भारत में वकीलों की कोई कमी नहीं है, एक से एक विद्वान वकील है। तो अब धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग को कोई बाहरी केस नहीं लड़ना है। उसी चीज का स्पेसिफिकेशन करना है कि जो बच्चों के धरना प्रदर्शन और इस सब में उनका न्याय दिलाया जा सके, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और उनको एक विश्वास हो कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस हमारे पे एफआईआर करेगी, डिटेन करेगी, अरेस्ट करेगी, जेल करेगी। तो खान सर जो उनके साथ लड़ रहे थे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वकील के ड्रेस में लड़ेंगे, ये वादा है। क्या कोर्ट से कितना आपको उम्मीदें न्याय है? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी उम्मीदें आपको लग रहा है? कोर्ट में अब पहले नहीं लग रहा था कि हम लोग को क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि सबूत उतना प्रॉपर हम लोग के पास था नहीं। लेकिन अब हम लोग को एकदम कंफर्म हो गया है कि अब जीत हम ही लोग की होगी, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे सबूत जुटा लिए हैं। अब ये आंदोलन 2.2 है। अब इसमें आज का दूसरा दिन है। आज फिर हम लोग जाएंगे गर्दनीबाग और शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे। कितने की संख्या में आज छात्र रहेंगे? हजारों की संख्या में छात्र रहेंगे, जैसे पिछली बार भी थे। और छात्र जो है सीरियस स्टूडेंट है, ये सब वहां बैठ के शांतिपूर्ण धरना देंगे। और जो पहले ये कहते थे लोग कि मुट्ठी भर बच्चे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, आज वो सब कहने लगे हैं कि अब तो री एग्जाम होके रहेगा। जो अधिकारियों का ग्रुप था, इवन बीपीएससी के जो लोग थे, वो कहते थे कि अब री एग्जाम को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि वो लोग भी कहते हैं कि अब री एग्जाम। मेरे साथ इस बुलेटिन में नई देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।